बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फार्माकोलॉजी के हवाले से फार्माकोलॉजी में हमने 4th चैप्टर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन और उसकी एनाटॉमी के बाद हम उसकी क्लासेस डिस्कस कर रहे थे। तो यस्टरडे हमने उसकी कुछ क्लासेस डिस्कस की थी, जिसमें हमने एट्रोपिन और एसिटाइलकोलिन, जैसा कि आपको पता है एट्रोपिन कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के ज़ुमरे में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम उसकी नेक्स्ट आगे जो क्लासिफिकेशन में गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर पे बात करेंगे। बेसिकली जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में हमने इनकी मेनली जो इसकी क्लासिफिकेशन में इसमें किया था, तो हमारे पास मिकामालामाइन, जो मिकामालामाइन क्या था हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर था। ये हम अभी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बात कर रहे हैं। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बाद हम इसके बाद हमारा सिलसिला स्टार्ट होगा। तो अभी आज हम जिस क्लास की तरफ जा रहे हैं वो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। ठीक है, हमने एंटी मस्कुलिनिक एजेंट पढ़ लिए हैं, अभी हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की तरफ बात करेंगे। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में उसका मेन साल्ट क्या है? मिकामालामाइन इज़ अ पोटेंट ओरल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वो एजेंट जो ओरली मुंह के ज़रिए से टैबलेट फॉर्म में आप हाइपरटेंशन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, वो कौन सा है? मिकामालामाइन। एंड गैंग्लियन ब्लॉकर इट्स अ सेकेंडरी अमाइन। देखिए 2-3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंट्रोडक्शन है इसमें शेयर की जा रही हैं कि मिकामालामाइन क्या है? इज़ अ पोटेंट ओरल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, गैंग्लिया को ब्लॉक करता है। सेकेंडली ये सेकेंडरी अमाइन है। क्या है? सेकेंडरी अमाइन है। मिकामालामाइन इज इंडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सीवियर एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। देखें, अब आपके पास इन स्टेटमेंट के बाद एक जस्टिफिकेशन, एक कंसेप्ट क्रिएट होता है। अगर कोई केमिकल जो स्फीयर हाइपरटेंशन में यूज़ होना है तो वो कौन सा है? मिकामालामाइन जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, जो गैंग्लिया को, जो वर्ड इंडिकेट कर रहा है, तो गैंग्लिया को ब्लॉक करता है। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर मिकामालामाइन स्फीयर हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इट्स एक्शन ऑन सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया। देखिए हम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सारी बातें करते आ रहे हैं। तो इसका जो मेन एक्शन है वो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे इसका एक्शन आ रहा है। ठीक है, This block the entire output of autonomic nervous system at nicotinic receptors. This मिकामालामाइन block the entire output, जो मेन आउटपुट है उसकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एट निकोटिनिक रिसेप्टर। देखें यहाँ बातें क्लियर करते जाएं आप, इसका प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस सिलेबस को साथ साथ टच करते जाएं। देखिए एसिटाइलकोलिन की हमने बात की, हमने क्या बताया? एसिटाइलकोलिन बोथ एक्ट कर रहा है एज अ निकोटिनिक एज वेल एज मस्कुलिनिक रिसेप्टर, जब हमने एट्रोपिन की बात की तो उसको हमने मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ज़ुमरे में लाया। तो आज हम जब बात कर रहे हैं इसकी मिकामालामाइन की, तो इसको हम एज अ निकोटिनिक रिसेप्टर, ये क्या एक्ट कर रहा है? एज अ निकोटिनिक रिसेप्टर आपकी इसमें फंक्शनिंग में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेनली इट इज़ यूज इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, इट इज़ रेयरली यूज्ड थेराप्यूटिकली। देखें जो मार्केट में इसका इस्तेमाल, आपके जहन में क्वेश्चन उठता है कि मार्केट में जो आपका मिकामालामाइन है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स जिसमें फार्माकोलॉजी हो रहे हैं, जिसमें जो तजर्बा किया जा रहा है लैब्स में या आपकी जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ इसका मेनली इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के ज़ुमरे में ये आ रही है। ठीक है, और इसका जो थेराप्यूटिक्स में यूज़ है, जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में बात की कि ये हाइपरटेंशन में, तो इसका मार्केट में कम इस्तेमाल है। थेराप्यूटिकली ये रेयरली यूज़ हो रहा है, बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आगे यहाँ तक तो इसके इंट्रोडक्शन की बात होगी, मिकामालामाइन क्या चीज़ है, किस तरह होता है। अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, M स्टैंड फॉर मैकेनिज्म, O फॉर ऑफ, A फॉर एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मिकामालामाइन इज़ अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। मेन चीज़ क्या है, किस क्लास में? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में है। मिकामालामाइन इज़ अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर विच प्रिवेंट्स स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर by acetylcholine
रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। देखें, जब हम स्टार्ट में हम बात कर रहे थे आपकी अनाटमी के हवाले से, तो हमने आपको बताया था अनाटमी ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जब बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि जो आपकी इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, दो तरीके से इनकी फंक्शनिंग हो रही है, प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक। तो मेकामालामाइन गैंग्लियनिक ब्लॉकर है जो प्रिवेंट कर रहा है किस चीज़ की स्टिमुलेशन को, किस चीज़ की बढ़ोतरी को रोक रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कि जो एसिटाइलकोलिन से रिलीज हो, बाय द एसिटाइलकोलिन रिलीज, एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने से जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर की स्टिमुलेशन है उसको आपका मेकामालामाइन प्रिवेंट करता है। आपके एसिटाइलकोलिन किस चीज़ से रिलीज हो रहा है, प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग, जो प्री साइनेप्टिक है उससे पहले का जो अमल है उसमें जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है उसको आपका मेकामालामाइन क्या करता है, प्रिवेंट करता है उसकी स्टिमुलेशन में जो पोस्ट साइनेप्टिक तरफ लेके जा रहा है। The hypotensive effect of mecamolamin is attributed to the reduction in sympathetic tone कि जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट आ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड लेवल और हाइपोटेंशन लो, तो मेकामालामाइन का जो ये इफेक्ट है ये किसके रिलेटेड, सिंपैथेटिक टोन है इसकी, सिंपैथेटिक सिस्टम पे आपका जो इफेक्ट आ रहा है। और वेसोडाइलेशन एंड रिड्यूस कार्डिक आउटपुट कि हाइपोटेंसिव, वेसोडाइलेशन और जो रिड्यूस कार्डिक आउटपुट है, ये जो मेकामालामाइन के जो इफेक्ट हैं वो किस चीज़ के एट्रीब्यूट, किस चीज़ को इसका एट्रीब्यूट पेश कर रहे हैं, रिडक्शन इन सिंपैथेटिक टोन। इट प्रोड्यूस अ कॉम्पिटिटिव निकोटिनिक ब्लॉकेज ऑफ गैंग्लिया, कंपटीशन में कम्पिटिटिवली ये ब्लॉक कर रहा है निकोटिनिक ब्लॉकेज ऑफ, क्यों, किस चीज़ कंपटीशन, आपने इसके मैकेनिज्म एक्शन देखा है कि एसिटाइलकोलिन जिस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है उसको ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको, ये जो आपके गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स हैं इनको हम कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहते हैं, कम्पिटिटिव ब्लॉकर का नाम भी इनको दिया जाता है। आपके गैंग्लियनिक ब्लॉकर, इस बारे में आप ये चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं लेक्चर में कि गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, क्या कहलाते हैं, कम्पिटिटिव ब्लॉकर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स से जब बात करते हैं, इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 10 आवर, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 10 घंटे तक है। अगर आप देखें, प्रीवियस लेक्चर को आप ज़हन नशीन करें, देखिए अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मकसद क्या है कि आप पिछले वाले को भी साथ रखें, ये चीज़ें, ये लेक्चर में भी आपका सारा चैप्टर स्लाइडें बना के मैं पढ़ के इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पिछले के साथ अटैच करेंगे, मतलब कि आप लोग को बेनिफिशियरी रहिए, ठीक है। तो ये इस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 10 आवर, जबकि हमने एट्रोपिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की जब बात की थी वो 4 आवर था। जब हमने एसिटाइलकोलिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमने कहा था ये मिनिमम है, बहुत कम है, ठीक है। मेकामालामाइन इज यूज्ड ओरली, इट इज़ यूज्ड उसका रूट ऑफ एक्शन क्या, ओरली, इट इज अब्जॉर्ब इन जीआईटी, इट्स मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर, जो आपका फर्स्ट पास इफेक्ट है। देखें, जो चीज़ आप ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आप जब आप वर्ड ओरली इस्तेमाल हो जाता है तो उससे आपको काफ़ी सारी जस्टिफिकेशन और काफ़ी आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि हम इसका रूट क्या हो सकता है, इसका जीआईटी के साथ, लिवर के साथ इसकी मेटाबॉलिज्म और उन चीज़ों को आप मेनली आप एलेबोरेट कर सकते हैं। अब थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं। मेकामालामाइन इज यूज्ड टू ट्रीट मॉडरेटली सीवियर टू सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, कि सीवियर से सीवियर जो हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो ट्रीट किया तो मेकामालामाइन से। इट कैन आल्सो बी यूज इन सडन हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसीज, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी कॉज करता है, ठीक है। लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर हेल्प प्रिवेंट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक एंड किडनी प्रॉब्लम्स, कि लोअरिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इसका जो ये फिनोमिना है हाई ब्लड प्रेशर कम करने का, तो ये स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, किडनी की जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये हेल्पफुल साबित हो रहा है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो उनमें हमारी एफिशिएंसी, वर्किंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। अगर हमारा ब्लड प्रेशर इसी रेशो से चलता रहेगा तो इसमें हमारे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक्स वगैरह की प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। तो इसलिए ये इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस में ये इस साइड पे भी हमें बेनिफिशियरी साबित हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्लास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। कौन से, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में मेनली हमारे पास हमने जैसे इनकी क्लास में बात की थी स्टार्ट में, उसकी केमिकल्स में हमने आपको ट्यूबोक्लोराइन और सक्सिनैलकोलिन की बात की थी, ट्यूबोक्लोराइन और सक्सिनैलकोलिन की जब हम बात की थी, तो ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की जो इसकी इंट्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो दीज ड्रग्स ब्लॉक एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन,
कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके ऊपर आपको जो ब्लॉकेज एसिटाइलकोलिन की कौन करवा रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है। जैसे गैंग्लियनिक ब्लॉकर तो गैंग्लिया पे करवा रहे थे, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपकी एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज हो रहा है उसको ब्लॉक करवा रहे हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, आपके एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब इधर आपको इन चीज़ों के साथ साथ आप एलेबरेट कर सकते हैं। हमने इनकी क्लासेस पढ़ी हैं, हम उनके जब उसकी उसमें एलेबरेशन में हम बात कर रहे हैं तो हम फर्दर उनकी क्लासेस का किस तरह इफेक्ट आ रहा है इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एनालॉग से क्या मतलब है, ये रिलेटिंग यूजिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूसली वेरिएबल, किसी वेरिएबल की जिसका कंटिन्यूसली हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्यूबोक्लोराइन, देखिए इसमें दो ड्रग्स थी, हम इसमें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्यूबोक्लोराइन, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन से क्या मतलब है कि अगर कोई हरफ आम में चीज़ आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए, इसके रिलेटेड नहीं है, आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर चेंज विद इन द सेल आ रही है, कोई चेंजिंग आ रही है जो सेल के अंदर चेंजेस विद इन द सेल, वो डीपोलराइजेशन। अगर चेंजिंग विद इन द सेल नहीं हो रही, नॉन डीपोलराइजेशन। तो अगर इसमें हम देखते हैं कि नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स इंटरएक्ट विद निकोटिनिक रिसेप्टर टू प्रिवेंट द बिल्डिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कि नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स कौन सी, किसके बारे में बात हो रही है, ट्यूबोक्लोराइन, इंटरएक्ट विद निकोटिनिक रिसेप्टर। आपके जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, आपको पता है दो रिसेप्टर की बात हो रही है, मस्कुलिन रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। ये इंटरैक्ट कर रहे हैं किसके साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए बिल्डिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन। दीज ड्रग्स प्रिवेंट डीपोलराइजिंग, डीप चेंजिंग विद इन द सेल ऑफ द मसल एंड इनहिबिट मस्कुलर कंट्रैक्शन। तो ये जो ड्रग्स हैं कौन सी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ट्यूबोक्लोराइन, ये इनहिबिट प्रिवेंट करती हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है, एंड इनहिबिट करती है मस्कुलर कंट्रैक्शन को भी, मसल की जो कंट्रैक्शन है उसको भी ये इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका, इनको कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स क्यों कहते हैं, वाई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कॉल्ड कम्पिटिटिव ब्लॉकर। दीज एजेंट्स कम्पीट विद एसिटाइलकोलिन एट द रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट पे एसिटाइलकोलिन के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कम्पिटिटिव ब्लॉकर कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ना, वाई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कॉल्ड कम्पिटिटिव ब्लॉकर, ठीक है। इनके जो नाम है उसमें हम इनको इसमें हम इनको कह सकते हैं कि जो ट्यूबोक्लोराइन है ये आपका क्यों कम्पिटिटिव ब्लॉकर है, कंपटीशन में क्यों काम कर रहा है, तो ये आपका इस वजह से कंपटीशन आ रहा है इसका एसिटाइलकोलिन के साथ, तो एसिटाइलकोलिन के कंपटीशन की वजह से हम इसको कम्पिटिटिव ब्लॉकर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास इसका थेराप्यूटिक यूजेज है। थेराप्यूटिक जब इसकी हम बात करते हैं तो दिस इज़ यूज एज एडजंक्ट ड्रग, ड्रग कौन सी होती है, इज अ फार्माकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट दैट इम्प्रूव्स द इम्यून रिस्पॉन्स। अभी देखें यहाँ से आपको छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जेक्टिव वाइज चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। लिखा जा सकता है राइट द नेम ऑफ ट्रीटमेंट ड्रग्स ऑफ ऑटोमिनल सिस्टम ड्रग क्लासेस, तो आप किसी में फॉर्म होना चाहिए कि कौन सी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। उसकी ब्रैकेट में हम आपको बता दीजिए ड्रग कौन सी होती हैं, तो दोज ड्रग फार्माकोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल एजेंट दैट इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स इन द एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी टू रिलैक्स स्केलेटल मसल। आपके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने का अमल, आपके स्केलेटल मसल, ये देखिए हमने ऊपर बात की एड्रेनल मसल की, अभी हम बात कर रहे हैं, देखें आपके ट्यूबोक्लोराइन जो ड्रग है दिस इज़ यूज एज अर्जेंट ड्रग्स, ठीक है, इन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। और क्या करता है, रिलैक्स करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, आपके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सर्जरी के दौरान आपकी ये ड्रग एजेंट रोल होती है। दीज एजेंट्स आर आल्सो यूज टू फैसिलिटेट इंटूबेशन, इंटूबेशन के इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनटू अ पेशेंट बॉडी, स्पेशली दैट ऑफ द एन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ट्यूब इनटू द ट्रैकिया एज वेल एज ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी। कि ये जो आपका ट्यूबोक्लोराइन है ये एजेंट यूज होता है फिल्ट्रेशन का प्रोवाइड कर रहा है एज अ इंट्यूबेशन। जब आपको कोई मतलब ट्यूब को इंसर्ट करते हैं किसी बॉडी में, किसी बॉडी, तो ये आपका एज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ट्यूब जो ट्रैकिया में की जा रही है और ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ये यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक इसके जब हम यूजेस की बात कर रहे हैं थेराप्यूटिकली एज एडजंक्ट यूज़ कर रहा है टू रिलैक्स मसल्स एनेस्थीसिया जब दे रहे होते हैं, और सेकेंडली इंट्यूबेशन जो ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो उसके लिए ये आपका हेल्पफुल साबित होता है।
ठीक है। नेक्स्ट इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है। दीज एजेंट्स आर इंजेक्टेड आईवी थ्रू आईवी इंट्रावेनस, ठीक है। दे पेनिट्रेट मेम्ब्रेन वेरी पुअरली एंड डू नॉट इंटर सेल और क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। मैनी ड्रग्स आर नॉट मेटाबोलाइज, जो इसकी ड्रग्स हैं वो ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो रही थी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म उनका नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें क्या है जी, ये इंटर नहीं हो रही सेल और क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। दे एक्सक्रीटेड इन यूरिन अनचेंज, ये यूरिन से जब आपकी पास आउट हो रही हैं तो इन अनचेंज फॉर्म में इनकी पास आउट हो रही हैं, ठीक है। इनका ये चेंज नहीं हो रही किसी, मतलब इनकी कोई वो नहीं हो रही। देखें इसमें आपकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स से बात कर रहे हैं तो ये इनका देखें, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, राइट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबोक्लोराइन। आपके पास ये आईवी रूट है, इसका इंट्रावेनस है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन जब हमने बात की थी एसिटाइलकोलाइन की तो हमने कहा था दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन, यहाँ दे पेनिट्रेट मेम्ब्रेन वेरी पुअरली, बहुत पुअरली ये पेनिट्रेट करता है। एंड डू नॉट इंटर सेलर क्लास ऑफ ब्लड, ना ये सेल में इंटर हो सकता है और ना ये क्रॉस कर सकता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, या आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। दे एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन अनचेंज फॉर्म, ये यूरिन से अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है। कैसे एक्सक्रीट हो रहा है? अनचेंज फॉर्म में। समझ आ रही मेरी बात की? तो इसमें अभी हमने ये ट्यूबोक्लोराइन था, इसके साथ के हमारे पास एक क्लास है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन में इसको हम जो ट्यूबोक्लोराइन है इसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, और जो सक्सिनाइलकोलिन है ये हमारे डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं, डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये डीपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स सक्सिनाइलकोलिन अटैच होती हैं टू द निकोटीन रिसेप्टर। सेम वही बात है, क्लास एक ही है, ड्रग दो नाम है, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, निकोटीन रिसेप्टर के साथ अटैच होती है, और जो सक्सिनाइलकोलिन है ये क्या एक्ट करती है एसिटाइलकोलिन के। दिस ड्रग रिमेन अटैच टू द रिसेप्टर फॉर लॉन्गर टाइम एंड प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। तो ये जो आपकी ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन की अब हम बात कर रहे हैं, तो अटैच करती है रिसेप्टर के साथ एक लंबे टाइम के लिए और प्रोवाइड करती है स्टिमुलेट करती है आपके रिसेप्टर को, ठीक है। इसका जो मेनली एक्शन है ये शॉर्ट लास्टिंग ट्विचिंग ऑफ द मसल हो रही है, जिसको आपने फेसिकुलेशन की बात हम जब बात करते हैं तो ये लंबे टाइम के लिए शॉर्ट इंटरवल के लिए इसकी मसल फेसिकुलेशन हो रही है, ठीक है। दिस ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस अ गैंग्लियनिक ब्लॉक, ठीक है। हाई डोज, जब ये जो क्लास ऑफ ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन है तो वो कोई मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस गैंग्लियनिक ब्लॉक नहीं कर, लेकिन अगर उसको हाई डोज में हम देते हैं तो ये इस किस्म की इसकी फंक्शनिंग हो रही है। सेम इसी तरह जैसे ट्यूबोक्लोराइन सक्सिनाइलकोलिन इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कम है, बहुत कम है, और इसी वजह से ये मेनली जो है इन्फ्यूजन में दी जाती है, सक्सिनाइलकोलिन इन्फ्यूजन में दी जाती है। और इसके जब सम इसके एडवर्स इफेक्ट की जब बात करते हैं तो इसमें हाइपरथर्मिया इसका मेनली एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। इसका हाइपरथर्मिया इसका इफेक्ट, तो इसको अगर आप सक्सिनाइलकोलिन को ट्यूबोक्लोराइन को या हम आपस में इनका अगर हम उसमें बात करें डिफरेंशिएशन में, तो ये एक ही क्लास की ड्रग हैं दो, ट्यूबोक्लोराइन और सक्सिनाइलकोलिन, ठीक है। वो डीपोलराइजिंग एजेंट है और ये कम्पिटिटिव ब्लॉकर है। बाकी इनका रूट ऑफ एक्शन दोनों का आईवी है, दोनों आईवी रूट से दी जा रही हैं, ठीक है। और इसका दोनों एक पीरियड में दी जा रही है, ठीक है। ये रिसेप्टर इसको साथ कांस्टेंट स्टिमुलेशन कराते हैं, रिसेप्टर के साथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इनका मसल ट्विचिंग इनका जो एक्शन में किया जा रहा है। थेराप्यूटिकली जो आपकी सक्सिनाइलकोलिन है ये रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसके रैपिड ड्यूरेशन एंड रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट एक्शन की वजह से रैपिड आपकी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन है जो रिकॉर्ड होती है ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। एस्पायरेशन हो रही है गैस्ट्रिक कंटेंट की, तो इसको अवॉइड किया जाता है इंटुबेशन में, ठीक है। तो ये आपके देखें इनकी यूजेस, इनके आप क्लास ऑफ ड्रग, इनका मेन मेथोडोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ तक हमने अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी क्लासेस के हवाले से रिवाइज़ करें तो हम इसमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में बात की, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमने उसकी क्लास एसिटाइलकोलिन की बात की, ठीक है। उसमें हम कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में उसकी जो हमारे रिमेनिंग दो ड्रग्स हैं फाइजोस्टिगमिन और इकोथायोफेट, उनकी भी हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हमने एसिटाइलकोलिन की बात, उसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा, उसके यूजेस पढ़े, उसके एक्शंस पढ़े, फार्माकोकाइनेटिक्स और उसकी थेराप्यूटिक्स से बात की। फिर हमने कोलिनर्जिक
ये एगोनिस्ट की बात थी। जब हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पे बात की, जो जिनको हम पैरासिम्पैथेटिक भी कहते हैं, उसमें हमने एट्रोपिन की बात की, एट्रोपिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात की, उनके एक्शन, उनके थेराप्यूटिक यूजेस, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स, उनके एडवर्स इफेक्ट्स पे बात की। ठीक है, आज फिर हमने उसमें जब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमने गैंग्लियनिक ब्लॉकर पे बात की। गैंग्लियनिक ब्लॉकर में हमने मेकामालामाइन को देखा। मेकामालामाइन में हमने उसके यूजेस, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका रूट, हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने गैंग्लियनिक ब्लॉकर में हमने एक ड्रग को देखा है जिसमें हमने क्या नाम है मेकामालामाइन को डिस्कस किया। और जब अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पे बात की हमने, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में हमारे पास दो ड्रग्स थी, ट्यूबरकुलोराइन और सक्सिनेल्कोलिन। तो इसमें हमने दोनों सक्सिनेल्कोलिन और ट्यूबरकुलोराइन की बात की, इनका रूट ऑफ एक्शन की बात की, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की, इनकी थेराप्यूटिक यूजेस की बात की, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात की हमने, इनका रूट ऑफ एक्शन क्या है, इनको किस तरह लिया जा रहा है। ठीक है, और इनका हमारी बॉडी के साथ क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट कोलिनर्जिक की जो बात है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें फाइजोस्टिग्मीन और इकोथायोफेट हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में ऐड करेंगे। और साथ हम इंशाल्लाह एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में हमने जो क्लासेस पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास एफिड्रीन है, ठीक है, और एम्फेटामिन है, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को आप लोग पहले स्टडी करके बैठे हों, ताकि जब हम बात करें तो आप लोग बजाय इसके कि इसको रटे की तरफ लेके जाएँ, आप इसको इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आएँ, ताकि मतलब हम बजाय कंफ्यूज होने के, बजाय चीज़ें मिक्स होने के, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग्स आएँ। ठीक है, ताकि हमारा हमारी जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहे। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह इसको सुनते रहेंगे, आप देखेंगे नहीं, तो कभी भी आपको ये चीज़ें ज़हन नशीन नहीं होंगी। मैं क्लासेस पढ़ के सुना दूंगा, उनके फ़ायदे नुकसान पढ़ के सुना दूंगा, आप सुन लेंगे किसी का। देखिए, मैं आपसे कंपैरिजन में बात करूँ, जो हमने पीछे देखा उसको मैं आपको साथ टच कर बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरह यूज़ की, उस क्लास में कैसे बात, इसमें अगर आप लोग पीछे से इसको साथ साथ देख रहे होंगे, साथ साथ पढ़ रहे होंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये आपको मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी क्लास में। देखें, जितनी क्लासेस पढ़ रहे हैं उनके मेन आपकी डेफिनेशन सेम है ना। हर किसी का थेराप्यूटिक यूज़ पढ़ने हैं, हर क्लास के फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स पढ़नी है, हर क्लास के मैकेनिज्म एक्शन पढ़ने हैं। जब आप लोग इससे वेल अवेयर ही नहीं होंगे, जब आप इसको साथ साथ देख ही नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कंफ्यूज होंगे तो इस प्रैक्टिस का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि साथ के साथ इसको देखें और साथ के साथ तवज्जो से सुनें, ताकि जहां आपको समझ ना आए आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं फिर भी नहीं आते, पॉइंट आउट करके आप डिस्कस करें। डिस्कशन करने से इसका हल ये निकलेगा, आप किसी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, आपको चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल इसका आपको कोई फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चे, तो आज तक के लिए इतना ही। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।